इधर अयोध्या में गैंग रेप मामले में आरोपी मोइन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम अयोध्या में आरोपी के घर की जमीन की नापजोख में जुटी है। सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा मिलने पर बुलडोजर एक्शन होगा। आज सुबह ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आरोपी के खिलाफ कड़े कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद सुहावल तहसील से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी सपा नेता मोइन खान की जमीनों की पैमाइश शुरू कर दी गई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जमीन की पैमाइश आज पूरे दिन होती रही। आरोपी के कई प्लॉट हैं, कई निर्माण कर रखा है, कई मकान है। एक मकान में तो बाकायदा पुलिस थाना ही चल रहा था, अब वो जगह खाली करा दी गई है, पुलिस थाना वहां से हट चुका है। इसी तरह से कई और मकान आरोपी के नाम हैं। इन सभी मकानों की पैमाइश की जा रही है। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कहाँ है, कैसा है। बीच में नहीं है, बीच में गिरा। अब तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चेक किया गया? इधर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। प्राधिकरण ने आज बिना मानकों के चल रहे 7 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही 2 अवैध निर्माण को सील कर दिया। बेसमेंट में कोचिंग चलने पर एक्शन हुआ है। कई कोचिंग और लाइब्रेरी सील कर दी गई। साथ ही 2 अवैध निर्माण भी सील किए गए। चित्रकूट में लाइसेंसी बंदूक और कैश चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की लाइसेंसी बंदूक, 6 कारतूस और 4,000 रुपए कैश बरामद किए गए। बीते 13 जुलाई को विकासनगर मोहल्ले के एक घर में चोरी हुई थी। घर से लाइसेंसी बंदूक, 70,000 रुपए कैश की चोरी हुई थी। थाना भरतपुर क्षेत्र में 12/13 जुलाई की रात में एक आदमी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें उसके 70,000 रुपये और उसकी लाइसेंसी बंदूक चोर ले गए थे। जब हमने घेराबंदी की तो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनसे लाइसेंसी बंदूक, कारतूस और रुपए बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जेल में सरेंडर कर गया है किसी अन्य मामले में। उसकी हम माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त करके उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई होनी वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। अलीगढ़ में नौरंगाबाद क्षेत्र पानी की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने अपने मकान पर घर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। खाली डब्बे लेकर महिलाओं ने मोहल्ले में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो रोड जाम करेंगे। लोगों का कहना है कि पिछले काफी वक्त से इलाके में पानी की किल्लत है, लेकिन अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे। सभी नेता यूँ कह देते हैं आ जाएगा पानी, हम जा चुके हैं सबके पास, लेकिन वह पानी की समस्या हमारी हल नहीं कर रहे हैं और 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। किस जगह समस्या का? नौरंगाबाद। किस तरह का? यूँ कहते हैं कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, लेकिन हम पानी भर भर के परेशान हैं। बीपी के लोग हैं, बीमारी दवाइयाँ चल रही हैं और इसलिए हम पानी चाहते हैं अपने मोहल्ले में। भैया पानी नहीं आ रहा है, 4 महीने से पानी के लिए परेशान है और अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हो जाएगी सुविधा, पर सुविधा नहीं हो रही है। पानी 4 महीने से हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, कहाँ से पानी लाएं। और अगली खबर गाजीपुर से। नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। महुआ बाग, मिश्र बाजार और विशेश्वरगंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। ये कार्यक्रम जो है अभी जितने भी त्यौहार आ रहे हैं तो हमने ये नोटिस किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रोड का यूसेज जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए व्यापार तो अपनी जगह चलता रहे, जितने भी ठेले वाले हैं उनको एक जगह चिन्हित करके दी गई है, वहाँ पे अपना ठेला लगा सकते हैं। वैसे भी कांवड़िया जो है वो भी अपना जो है चलते फिरते रहते हैं, तो उनको सुचारू रूप से हम सबके लिए रोड्स का सुचारू रूप से जो यूज़ है वो होता रहे
ये प्रोग्राम इसी के तहत है। ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज का है। बाराबंकी में दबंगों पर मंदिर की मूर्ति को खंडित करने का आरोप लगा है। मामला प्रतापगंज में प्रतापेश्वर शिव मंदिर का है। आरोप है कि दबंग मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद से ही लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि मंदिर की जमीन को कब्जा कर प्लॉटिंग करने की नीयत से यहां मिट्टी डलवाई गई और मूर्ति को खंडित किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगंज बाराबंकी जिले पे इस मंदिर पे हम रुके हुए थे। सुबह हम स्नान करके जब दर्शन करने के लिए आए तो हमने प्रतिमा को खंडित पाया। हमने यहाँ पे माता जी जो यहाँ पुजारी है उनसे पूछा कि ये प्रतिमा को आपने देखा है टूट गई है? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, हमारी नज़र नहीं पड़ी। फिर हमने सारे गांव को एकत्रित किया और ये प्रतिमा शनि महाराज की कल रात्रि में कल ठीक थी और आज सुबह इसको अधर्मी द्वारा तोड़ा गया। सावन के महीने में हिंदू धर्म की आस्था का अपमान किया गया है और वो जो भी अधर्मी है, दोषी है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको जल्द से जल्द पकड़ने का कार्य किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। और अगली खबर देवरिया से। स्कूल के पूर्व प्रबंधक के बेटे पर छात्राओं से अश्लील हरकत, अवैध वसूली और कुछ टीचर्स से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। मामला तरकुलवा क्षेत्र का है। स्कूल के 2 टीचर ने पूर्व प्रबंधक के बेटे पर आरोप लगाया है और डीएम एसपी को शिकायत पत्र दिया है। वहीं गांव वालों का भी आरोप है कि बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है, बच्चों से अश्लील हरकत की जाती है। आरोपी की पत्नी स्कूल में क्लर्क है जो कभी भी स्कूल नहीं आती। उनकी जगह पर आरोपी अर्जुन राव खुद स्कूल आ जाता है। रजिस्टर पे जबरन सीएल चढ़ाएंगे, एब्सेंट चढ़ाएंगे और वो लोग आके अपना बैक डेट में साइन करते हैं। हम लोग इसीलिए त्रस्त हैं। लड़कियों वाला मैटर है सर कि 3 महीने पहले कुछ सोशल मीडिया पे फोटो पूरा वायरल हुआ है कि क्या कहते हैं, लड़कियों के साथ अभद्रता पूर्वक अश्लील फोटो वायरल हुआ है। अभी 3 महीने पहले इसी कार्यालय में विद्यालय की ही लड़की थी। अब इस साल नहीं, पिछले। हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी टीचर है उसको हटाया जाए यहाँ से और यहाँ से बढ़िया से शिक्षा बहाली हो और फीस जो है वो जो 6, 7, 8 तक निःशुल्क है वो निःशुल्क किया जाए। सर ये सरासर सब गलत है। विद्यालय की गरिमा को धूमिल की जा रही है। विद्यालय की छात्र संख्या इस समय 300 से 700 हो गई है। लड़कियां पूरी भरी हुई हैं, 700 से ज़्यादा लड़कियां हैं। अगर कोई ऐसी बात हो तो कोई लड़की पढ़ने नहीं आती। इधर मेरठ में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के एक मेंबर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर नदीम पर 25,000 का इनाम है। मेरठ पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तारी की। नदीम का संपर्क देश भर के मोबाइल चोरों से है। चोरी के मोबाइल ये बांग्लादेश और नेपाल में सप्लाई करता था। आपको बता दें, इंटरनेशनल मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी के जेल जाने के बाद नदीम ही उस गैंग को चला रहा था। तो मुखबिर खास की सूचना पर ये इसको ट्रैक मुंबई में किया गया। मुंबई में ये अपना एक गाड़ी में लड़ा के थोड़ा आगे गिटी ये अपार्टमेंट में रह रहा था। तो वहाँ पे इसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट वापस यहाँ लाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना। वहीं मुस्लिम पक्ष की 5 आपत्तियां खारिज कर दी गई, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं है। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वकील महमूद प्राचा ने कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। भी मुनासिब फैसला इस पर नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को के खिलाफ जाके और जो खुद कानून और एक्ट है, ये सारे कानून और एक्ट, उसके खिलाफ जाके फैसला किया गया है। तो ये हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहुत नई दलीलें देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो दलीलें जज साहब के सामने हाईकोर्ट में दी गई थी वो ही काफ़ी हैं। उनका फैसला जो है वो कानून सम्मत नहीं है। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। ये तो आमतौर पे रोज़ ही होता है कि बड़ी अदालतें तो बनी इसीलिए हैं कि अगर निचली अदालतें कोई गलत फैसला करें तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। और ये तो मैं ये भी समझता हूं कि ये जज साहब के ऊपर बहुत काम का भी बहुत प्रेशर।
इधर आगरा में दिन दहाड़े गहनों की एक दुकान में बदमाशों ने लूट की कोशिश की। घटना सेवला पर मौजूद दुकान की है। 5 बदमाशों ने खुशी ज्वेलर्स के यहां पर लूट की कोशिश की। नाकाम होने पर गोली चलाई और फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में आप बदमाशों को दिन दहाड़े फायरिंग करते देख रहे हैं। पुलिस इस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में है। कानपुर में एक वकील के घर पर गोली चली है। गोली चलाकर लड़का फरार हो गया। घटना नवाबगंज थाना इलाके की है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। वकील की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जहां पर एक देसी तमंचा से ये लड़का गोली चलाता हुआ दिख रहा है और इस बीच तमंचा फंस भी जाते हैं, लेकिन वो दोबारा लूट करता है और फिर से गोली चलाता है। हालांकि ये कौन है और इसका इरादा क्या था, जानलेवा हमला करना चाह रहा था या डराना चाह रहा था, ये तमाम सवाल अभी इनके जवाब तलाशने बाकी है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्टडी बताती है कि डिजिटल बैंकिंग के मामले में भारत कई विकसित देशों से बेहतर है। भारत को डिजिटल पेमेंट का लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यूपीआई का है। यही वजह है कि अब यूपीआई की पहुंच भारत से बाहर भी मजबूत होने लगी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते कि कैसे हिंदुस्तान के पीछे पीछे तमाम देश यूपीआई को अपनाने लगे हैं। ये तस्वीर भारत की आर्थिक ताकत को दिखाती है। ये तस्वीर ये बताती है कि फ्रांस जैसा विकसित देश भी भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का कितना मुरीद है। जयपुर में मोदी और मैक्रो की ये तस्वीर हिंदुस्तान की डिजिटल क्रांति को दर्शाती है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ चाय पी और फिर यूपीआई से पेमेंट किया। निश्चित रूप से जब डिजिटल पेमेंट के ऊपर हम गए हैं और यूपीआई वगैरह भी इस्तेमाल हुआ है, आज विश्व का 46% डिजिटल सेटलमेंट हमारे यहाँ से हो रहा है। सबसे आगे हम हैं। आज तो छोटे से छोटा, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, किसी भी प्रकार का। मैं तो एक मंदिर में गया जयपुर के, तो मैंने देखा जो कबूतरों को दाना डालते हैं उसको जो बेचने वाला है उसके यहाँ भी QR कोड लगा था। तो इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट पे भारत बहुत आगे बढ़ा है और विश्व में सबसे आगे हमें 46% हमारा उसमें पार्टिसिपेशन। आज भारत की डिजिटल क्रांति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब तक दुनिया भर के 10 देशों ने भारत के यूपीआई को अपने देश में स्वीकार कर लिया। भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में भारत का यूपीआई लागू हो चुका है, जबकि अगले साल से फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन देशों के नागरिक यूपीआई से पैसों का डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज आप जितनी आसानी से सिर्फ कुछ सेकंड में पैसे का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, इसे पूरे देश में लागू करना इतना आसान नहीं था। पीएम मोदी ने जब यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया था, तब भी उनके मन में इसकी सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं था। लेकिन उस समय देश के समूचे विपक्ष ने इसका मखौल उड़ाया था। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि वर्ल्ड बैंक भी भारत के यूपीआई का मुरीद हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले साल भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% के बराबर मूल्य का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर साल 2024 की बात करें तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
जुलाई में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 20.64 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। पिछले साल जुलाई के मुकाबले ट्रांजैक्शन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट करना या फिर छोटे से छोटे सामान की खरीदारी, लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। यूपीआई के जरिए देश में व्हाइट मनी का प्रचलन तो बढ़ा है और ब्लैक मनी पर सरकार ने लगाम कसा है।